आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। इंटीग्रल इक्वेशन का डाउट डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात तब कब करेंगे हम। मान लिया कि आपके पास कोई फंक्शन है y x इज ए फंक्शन वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable. Whenever there is change of a variable with respect to another variable, then we will discuss about differential equation. Whenever we will discuss about change, then we will discuss about differential equation. जैसे कि आपके पास मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मान लिया कि ये आपके पास लेंथ है और ब्रेथ है, this is the length A and this is the breadth B, then area of this rectangle will be AB. If now we change any of A and B, यानी कि या तो लेंथ चेंज करें या ब्रेथ चेंज करें, जो भी चेंज करेंगे हम, एरिया विल बी चेंज। मान लिया कि आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ दैट इज डेल ए, देन एरिया विल बी, न्यू एरिया विल बी चेंज इन एरिया, आप डेल ए मान लीजिए, that will be a plus del a into b। ये हो जाएगा न्यू एरिया। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं बाय स्मॉल डेल a, देन न्यू एरिया विल बी a प्लस डेल a प्लस डेल a, न्यू लेंथ जो हो जाएगी आपके पास ये, और ब्रेथ आपके पास b है, न्यू एरिया ये हो जाएगा। अब चेंज इन एरिया देखें हम, ये हो गया ए बी प्लस डेल a इंटू बी, दिस इज a, दिस इज डेल ए इंटू बी, यानी कि डेल ए जो है आपके पास ये डेल ए इंटू बी हुआ। दिस इज द चेंज इन एरिया। अगर हम बात करें चेंज इन एरिया व्हेन एवर देयर इज ए स्मॉल चेंज, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू बी। और जब हम डेल को, चेंज को बहुत स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन यूर लिमिट डेल ए अप्रोच टू जीरो, दिस चेंजेस टू derivative, this changes to derivative, this is the change in area with respect to a, जो कि आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ब्रेथ चेंज करें सिमिलरली, देन देयर विल बी चेंज इन एरिया। तो दोनों में से यहां पे हम बात करें, these two are independent variable, these two are independent variables and a, this is dependent variable, this is dependent variable, then area, यहां पे आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। और डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का। उस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन एवर एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स है, द इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव्स, किसका डेरिवेटिव होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं आपके पास। द इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variable is called differential equation। उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे।
जैसे कि एग्जांपल ले, हम कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। मान लिया कि y आपके पास x का फंक्शन है, हियर वी हैव वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से लिखी जा सकती है इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दूसरा एग्जांपल ले, एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यह आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे y और z आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y z these are dependent variables and x is independent variable। बात करें आगे हम इन चेंजेस को, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उन चेंजेस को एक अलग नोटेशन देंगे और वो कर्ल के उससे देंगे हम। यहां पे मैंने चेंज की बात की थी। चेंज को जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होंगे तो आप एक अलग नोटेशन यूज करेंगे, दैट इज कर्ल, पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि यहां पे एक क्वांटिटी जो है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं हम, उसके लिए कर्ल यूज कर लेंगे। एक होता है टोटल चेंज, वो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल इसकी मैं बात करता हूं। दिस इज हियर वी हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई और एग्जांपल लिया जा सकता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर। यहां पे आपके पास z डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सिमिलरली आप दो वेरिएबल के साथ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक के साथ गए। इस ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है जहां पे दो दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास रहेंगी। एरिया ऑफ सर्कल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ ए सर्कल, दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r, देन एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पे हम एक चीज जानना चाहें, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मुझे कौन बता सकता है? भूपेश, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं बोलिए? ओनली आर। तो यहां पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करने लगूं तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी। ओके, तो देखिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं पहले। जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है जहां पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक कोई फंक्शन है जहां पे आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन अगर चेंज की बात की जाए, चेंज इन जेड, चेंज इन जेड यानी कि डी जेड की बात की जाए, तो वो कैसे निकाला, हमने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जहां पे वेरिएबल दो या दो से ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन चेंज इन जेड विल बी इक्वल टू चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस चेंज इन वाई, चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। ये जानते हैं या नहीं जानते? बोलिए। दिस इज कॉल्ड टोटल चेंज इन जेड, दिस इज कॉल्ड टोटल चेंज इन जेड, यही बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टोटल चेंज इन जेड। तो हम यहां पे, मैं अगर केवल निकालना चाहता हूं जेड के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, केवल चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी वांट टू फाइंड आउट चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी एक्स से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। होगा कि नहीं बोलिए? यही हो जाएगा, डी एक्स से थ्रू आउट डिवाइड किया मैंने। क्लियर है? ठीक है।
अब क्योंकि x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, x और y क्या है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, देन चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, जीरो। देयर विल बी नो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x के होने ना होने से y पे कोई चेंज नहीं होता, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो जब ये जीरो हो गया तो हमारे पास कर्ल z बाई कर्ल x। इसलिए क्या है, जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे, तो चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x उसको पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसे, पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोटेशन कुछ देर के लिए हमने चेंज कर ली। कभी गलती से अगर लिखा भी जाए, ठीक है, तो ज्यादा ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं उसमें। अगर कभी डी लिख भी दिया, ठीक है, जस्ट नोटेशन इसलिए अलग कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए आपके पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, ठीक है, कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, हाँ एक ही बात रहती है, बस सिंबॉलिक फॉर्म चेंज कर लेते हैं हम थोड़ी उसके लिए, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। दैट देयर इज ए चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, देन y एंड अदर वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। अगर आपके पास z, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y का फंक्शन है z, देन चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल z बाई कर्ल x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट y इज कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। जब आप z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, देन अदर वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये हम चीज फॉलो करेंगे। तो टाइप्स की अगर हम बात करें या कुछ चीजें हम डिस्कस करें, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कोई, कि आप मान लिया कि ये बाइक चला रहे हैं एंड दिस इज फ्लाईओवर, ये है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि मान लिया कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीडोमीटर जो है आपका, मान लिया कि वो रीडिंग शो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, बाइक के सामने लगा होता है हैंडल के पास स्पीडोमीटर जो रीडिंग शो करता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक, मान लिया कि वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ना स्टार्ट करेगी बाइक, तो क्या होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा? जिसने चलाई होगी उसी को पूछूंगा मैं। विद्यानंद, स्पीड नहीं, अभी आपने कांस्टेंट पे रखा हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, आप पकड़ के बैठे हैं ना, आपने कोई स्पीड बढ़ाई, कुछ चेंज नहीं किया। व्हाट विल बी द चेंज इन द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर? क्या चेंज होगा अगर आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं? हाँ विद्यानंद, अच्छा चल आगे। हाँ पल्लवी, नहीं अरे क्यों फ्लाईओवर के ऊपर क्या ये बैरियर है क्या कोई? अरे सड़क पे देखे नहीं है क्या? अरे वो नहीं है, मतलब भाई पुल टूटा हुआ है, चलानी नहीं आ रही और है, ठीक है, फ्लाईओवर है भाई, ठीक ठाक कंडीशन में है, ठीक है। हाँ नहीं, मैं कोई चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं पल्लवी, मैं कह रहा हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर की रीडिंग है जो आपको शो हो रही है। अभी आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको शो हो रही है, जिस जिस पोजीशन में आपको ने हैंडल पकड़ा हुआ है, ठीक है, या क्लच जो है, या फिर रेस आप बोलिए, वो पकड़ी हुई है, वैसे ही है, कोई चेंज नहीं किया। अब स्पीडोमीटर की रीडिंग में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, मैं ये पूछ रहा हूं, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। कोई चेंज नहीं कर रहे, ना कोई पेट्रोल खत्म हुआ आपका, ठीक है, ना पंचर हुई है बाइक, कुछ नहीं हुआ, वो जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि स्पीडोमीटर की रीडिंग में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, बस इतना, या स्पीड में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ ये भूपेश, स्पीडोमीटर की रीडिंग गिर जाएगी, ऑटोमेटिक गिर जाती है, यानी कि आप कुछ चेंज नहीं कर रहे, आप स्पीड कम नहीं कर रहे हैं।
आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना आपने स्पीड कम की, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन आप स्पीडोमीटर तो वही दिखाता है जिस हिसाब से बाइक चल रही होती है, और बाइक की स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाइक की स्पीड क्या होगी, स्पीडोमीटर की रीडिंग आपके पास गिर जाती है। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीडोमीटर की रीडिंग आपके पास हो सकता है 55 किलोमीटर पर आवर दिखाना स्टार्ट कर दे, या हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर दिखाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जैसे भी है, बट देयर विल बी ए ड्रॉप इन द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है ड्रॉप हो जाएगी। और जब यहां पे पहुंचेंगे फिर उसके बाद, अभी ये यहां की सिचुएशन दी, इसके बाद क्या होगा, अब स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है आपको पास ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, मान लिया कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये चेंजेस क्यों आया, ये चेंजेस क्यों आया, ये मुझे मयूरी, ये चेंजेस क्यों आया, बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं जस्ट सिंपल लॉजिक कि ये चेंजेस किस वजह से देखने को मिले। सर ये तो फिजिकल फिनोमेना है ना सर। मैं फिजिकल फिनोमिना ठीक है, ये कोई बारिश बारिश नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं कि फ्लाई ओवर आपने बनाया है, ठीक है, ये चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं, वो चेंजेस का रीजन बताइए मुझे। हाँ जी, फोर्स नहीं लग रहा, नीचे फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटी तो हर जगह है, क्या यहाँ पे नहीं है क्या ग्रेविटी, ग्रेविटी से नहीं सर, वो मतलब फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स सर। फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं था। ये यहाँ इतना फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा सर, इंक्लाइंड प्लेन हो गया ना ये। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन पे तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ जो होता है सर, व्यू जो होता है सर, अच्छा, वजह से ओके, फ्रिक्शन पे आप इंक्लाइंड प्लेन पे अलग बिहेवियर है सर, और अगर हॉरिजॉन्टल चलोगे तो वहां अलग चीज है सर, ये बात है। इसलिए चेंज होगा ये सर। अगर मैं एक स्लैब वगैरह रखता हूं, कोई ऐसी स्लैब, ठीक है, या कारपेट टाइप जिस पे बिल्कुल स्मूथ है, जो कि सरफेस एक जैसा है, तो मुझे बस एक रीजन ये बताइए आप, ठीक है भूपेश, फ्रिक्शन कैसे अलग अलग हुआ, फ्रिक्शन कैसे अलग अलग हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। हाँ, रोड में कंक्रीट चेंज किया आपने, फ्लाईओवर के लिए अलग यूज की, नहीं, कुछ और बताइए। ग्रेविटी तो हर जगह है, ग्रेविटी तो हर जगह है। क्या है, अगर फ्लाईओवर आप बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं, बिल्कुल स्मूथ, आपने देखा होगा जहां पे आपके पास बात आती है किसकी, जैसे जहां पे क्राउड ज्यादा, ट्रैफिक फ्लो ज्यादा है, वहां पे आपको आमतौर पे फ्लाईओवर का जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो काफी बड़ा मिलेगा देखने को। जहां पे आपके पास ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे आपके पास आमतौर पे, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जैसे मैं किसकी बताऊं, हाईवेज की बात बताता हूं, हाईवेज है आपके पास, या उस पे आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर कभी इस मोड में नहीं होते। जैसे सिटी वगैरह के अंदर क्या होता है, जगह की कमी की वजह से फ्लाईओवर को ऐसे बना दिया जाता है, एकदम से चढ़ रहे हैं और एकदम से उतर रहे हैं क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। और जब हाईवेज वगैरह पे जा रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल धीरे 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 बढ़ता 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 फिर काफी स्पेस के अंदर बनाते हैं। देखिए चीजें ऑब्जर्व की है, व्हेन यूर देयर इज लार्जर द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही डिक्रीज होगी। और मान लो कि कोई आपके पास व्हीकल है, जैसे बाइक वगैरह है या कोई ऑटो वगैरह टाइप के, वो तो चढ़ ही नहीं पाएंगे यहां पे। वो वहां पे आपके पास स्मूथ फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे फ्लाईओवर की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो काफी ज्यादा ली जाती है। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही डिक्रीज करेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा देयर विल बी लेसर द ड्रॉप इन द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। क्लियर है? तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर हैं जहां पे स्पीड डिपेंड करती है। स्पीड डिपेंड कर सकती है कि आपके पास रोड की कंडीशन क्या है,
कि अगर आप बिल्कुल स्मूथ रोड पे चला रहे हो अलग कहानी होती है, और वहीं पे अगर कोई आपके पास रोड बेकार है या फिर ऐसा है कि रेत ही रेत है, या जैसे आप खेत वगैरह की बात करिए, ठीक है, जहां पे खाली जमीन पड़ी है वहां पे चला के देखिए, तो दोनों जगह क्या होगा आपके पास कि जैसे ऐसी जगह पे चलाना स्टार्ट करेंगे तो बाइक को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, स्पीड उतनी पकड़ नहीं पाती। स्मूथ रोड है आपके पास, स्पीड अच्छी पकड़ लेता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कम है तब भी स्पीड में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता नहीं। तो यहां पे जो स्पीड है, स्पीड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। स्पीड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, यहां पे एक से ज्यादा फैक्टर हैं जिन पे स्पीड डिपेंड करती है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी? इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी बताइए? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। व्हेन यूर ए क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बिहाफ पे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई मैंने। डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, दो हो, एक से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो हम लिखते हैं टाइप्स की अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो जब आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर तो हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और जब आपके पास एक से ज्यादा होंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, then we will discuss about partial differential equation। हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक हो, एक से ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ओडी, पीडी या जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पे हम केवल सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करने वाले हैं। और जब सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे बात करेंगे हम। अगर यहां पे मैं दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं, वो ऐसे कर सकता हूं। एक वो कैटेगरी जहां पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, और एक यहां पे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, ठीक है। सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे क्या होगा? वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बाकी जो नहीं है, ठीक है, आपके पास एक नहीं है, आपके पास सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, देन दैट इज जस्ट ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट सिंपल। ऐसे आप कर लीजिए। और यहां पे भी अगर मैं बात करूं ओनली सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, देन दैट इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम पढ़ेंगे थ्रू आउट। क्लियर है? बात करते हैं ऑर्डर की एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों की दोनों आ गई। तो ऑर्डर और डिग्री जो है, आप चाहे पार्शियल की बात करिए, चाहे आप बात करिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबके लिए सेम है आपके पास। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
the exponent of the highest order derivative is called the order of exponent की the highest order derivative in an equation that is called order of the differential equation. The order of the highest derivative in a differential equation is called order of differential equation. जैसे कि एग्जांपल लें हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. यहां पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कितना हुआ? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, देन ऑर्डर इज 2. यहां पे ऑर्डर क्या है? रुकिए मैं किससे पूछूं, मंजिल, ऑर्डर क्या होगा यहां पे? ओके ठीक है. 6 इसी की उम्मीद कर रहा था मैं, कौन बोलेगा. ठीक है, कौन बोला ये? मयूरी बोली क्या? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर पावर, हाँ ठीक है 2 है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ओके ओके ओके, रिज्वाइन कर लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो रिज्वाइन कर लीजिए एक बार. ठीक, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो गया आपके पास? 2. यहां पे ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर 3. ठीक है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट इज द ऑर्डर. ऑर्डर यहां पे क्या है आपके पास? 3 है. तो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी तरह की इक्वेशन हो आपके पास, यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी रहेगा. बात करते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है. यहां पे कुछ चीजें हैं जो हम चेक करेंगे. ठीक है, और यहां पे मैं 1-2 चीजें पूछ भी सकता हूं. तो डिग्री क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इट इज द पावर, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन कब? द पावर, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the power of highest order derivative. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर रहेगी, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन कब? आफ्टर मेकिंग या फिर आप कहिए डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड. आफ्टर मेकिंग, provided all derivatives of dependent variable, provided power of all derivatives of a dependent variable is free from fractions or radicals. या फिर आप लिखिए और करके कि हम लिखें आफ्टर मेकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम, आफ्टर मेकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस और रेडिकल्स एज फार एज derivatives are concerned. जहां तक डेरिवेटिव्स की बात है वो फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए. एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड, डेरिवेटिव जो होने चाहिए वो फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए.
ठीक है, ये है आपके पास डिग्री। ये मैं बात करता हूं जैसे यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। डिग्री क्या होगी यहां पे, क्या होने वाली है डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास 2 है और उसकी जो पावर है आपके पास वो 2 है, देन डिग्री इज 2। बात करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज 3/2 एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/3। यहां पे क्या होने वाली है, यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी? हमने बात की कि जहां पे डेरिवेटिव्स हैं वो फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। जहां तक डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो पावर है वो इंटीग्रल पावर होने चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिग्री आप डिस्कस कर रहे हैं देन इट शुड बी लाइक ए पोलोनोमियल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में पोलोनोमियल की तरह दिखाई देनी चाहिए। डेरिवेटिव्स की जो पावर है दैट शुड बी इंटीग्रल पावर, वो इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। किसकी? डेरिवेटिव्स की जो पावर है दैट शुड बी ए इंटीग्रल पावर। तो हम डेरिवेटिव को फ्रैक्शन से फ्री करेंगे। डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे? फ्रैक्शन से फ्री करेंगे। जहां तक डेरिवेटिव्स की बात है दे शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन से फ्री करने के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको फ्रैक्शन से फ्री करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसमें कि इसकी मुझे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 and 3 का एलसीएम 6 और 6 से पावर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 4, देन डिग्री विल बी 9। डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास? 9 होने वाली है। ये 6 कौन बोल रहा था? डिग्री यहां पे क्या हो जाएगी? 9। मैं प्रूफ करूंगा अभी, ठीक है, आगे जाके इस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। डिग्री विल बी 9। बोलिए, अगर मैं फ्रैक्शंस को रिमूव करने जाऊंगा यहां पे, ठीक है, तो वो 9 पावर से पहले होगा नहीं, बात नहीं बनेगी उसकी। अभी देखते हैं कितनी पावर पे रिमूव होगा, ठीक है। जस्ट आप इतना समझिए, इफ देयर आर डेरिवेटिव्स इन फ्रैक्शनल पावर देन सिंपली टेक एलसीएम ऑफ द पावर्स। एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर को। एलसीएम इज 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करके ये 9, ये आपके पास 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद मैंने क्या कहा? आफ्टर मेकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिग्री की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव फ्रैक्शन से फ्री होने ही चाहिए। यहां पे फ्री नहीं है तो पहले इनको फ्री करेंगे, उसके बाद जो पोलोनोमियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी दैट विल बी द डिग्री, और वो 9 होने वाली है। मैं अगले स्टेप में देखता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं एग्जांपल जो लिया था मैंने अभी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 3/2 डी वाई बाई डी एक्स 2/3 इक्वल टू 1। देखिए, अगर आप इधर ही पावर लेते रहेंगे तो कभी होता नहीं। भाई आपने कहा कि आप स्क्वायर ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, क्या फ्रैक्शन रिमूव हो सकता है? नहीं, ये ए प्लस बी टाइप से है। अगर इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहां पे फ्रैक्शन आ जाएंगे। अगर क्यूब करेंगे तब भी उसमें ए बी की टर्म आएगी या ए स्क्वायर बी की टर्म आएगी। ऐसे नहीं हो सकता फ्रैक्शन रिमूव, ठीक है। तो आपको ये करना है कि बाकी टर्म को कुछ को एक साइड रख लीजिए। मान लिया कि इसको आप इस साइड लेके चले गए और फिर इसका फ्रैक्शन पहले रिमूव कर लिया आपने। भाई इसका फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए पावर 2 करनी रहेगी, इसका हो या ना हो। जहां जहां पे फ्रैक्शन बचेगा, ठीक है, उसको एक साइड करते रहेंगे और स्क्वायर वगैरह या क्यूब जो भी करने की रिक्वायरमेंट है फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, इसको इस साइड रख लिया और इसको इस साइड शिफ्ट किया है। क्यूब ले लिया दोनों साइड। क्यूब लेने के बाद ये हो गया मेरे पास स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है, इसका क्यूब। और क्यूब लेने के बाद ये बना a माइनस बी क्यूब, a माइनस
a माइनस बी क्यूब होता है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, उसका यूज किया हमने और ये बन गया हमारे पास 1 माइनस में इसका क्यूब करेंगे, दिस विल बी d² y बाई dx², 9/2 क्यूब करने के बाद माइनस में 3a² यानी कि 1² इंटू b, b है आपके पास d² y बाई dx², 3/2 एंड प्लस 3ab², 3b² यानी कि d² y बाई dx², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, ये बनने वाला है। अब यहां पे जो इंटीग्रल पावर है वो एक साइड शिफ्ट कर लीजिए, इंटीग्रल पावर ये है आपके पास ये और ये, इसको एक साइड शिफ्ट कर लेता हूं मैं और आई थिंक अब हमारे पास कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। -1 माइनस में 3d² y बाई dx², इसका क्यूब और ये हो गया मेरे पास माइनस साइन, यहां से दोनों टर्म से माइनस के साथ d² y बाई dx², इसका 3/2 अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये इसको या 1/2 बाहर ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, d² y बाई dx², इसकी पावर 1/2 बाहर निकाल दी और अंदर बचा ये d² y बाई dx², इसकी पावर जो बचेगी ये आपके पास 4 और प्लस में 3d² y बाई dx², इसकी पावर 1, ये बनने वाला है। ये ठीक है, अब आई थिंक ये ठीक है। 1 को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया इंटीग्रल पावर को, ये बचा हमारे पास। यहां पे d² y बाई dx² की हाफ पावर मैंने बाहर निकाली, तो ये जो पावर थी 9/2 यानी कि 4.5, ये 4 बचा आपके पास और ये 1 बचा आपके पास, ये है। अब स्क्वायर करते ही फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे फ्रैक्शन आपके पास रिमूव, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड देन फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा आपके पास जैसे स्क्वायर करेंगे, d² y बाई dx², इसकी क्यूब, इसका पूरे का स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, d² y बाई dx² की हाफ पावर है 1 पावर हो जाएगी स्क्वायर करने पे और ये हो जाएगा d² y बाई dx², इसकी पावर 4 प्लस में 3d² y बाई dx² और पूरे का स्क्वायर। क्लियर है ये ऐसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अब यहां पे हाईएस्ट पावर क्या आएगी डेरिवेटिव की, देखिए स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जब करते हैं a² प्लस b² प्लस c² ऐसे करके आता है। यहां पे जो d² y बाई dx² की हाईएस्ट पावर आएगी ये 6 हो जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू में 1 पावर ये 9 होने वाली है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे जब हम देख रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो d² y बाई dx² की है आफ्टर फ्रैक्शंस जब रिमूव कर चुके होंगे, अब यहां पे जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 9 होने वाली है। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पावर 6 आने वाली, हाईएस्ट पावर जब स्क्वायर आप ब्रेक करेंगे और इधर जब स्क्वायर करेंगे d² y बाई dx² की पावर 8 प्लस में 9 d² y बाई dx² प्लस में 2 टाइम ऑफ 4 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर का फार्मूला लगा के बाहर एक पावर और मल्टीप्लाई में है d² y बाई dx², टोटल पावर क्या हो जाएगी यहां पे 9 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी यहां पे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 9। तो इस तरह से हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे, जो भी कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। वहां से मुझे लग रहा था कि मैं फ्रैक्शन शायद फ्रैक्शनल पावर थोड़ा सा देर सोल्व कर पाता, हो सकता है मुझे हायर ऑर्डर पावर पे जाना पड़ जाता। तो मैं ये कह रहा हूं सिंपली क्या होने वाला है आपके पास डिग्री, सिंपली टेक एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस एंड जस्ट मल्टीप्लाई द पावर्स। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 4, देन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर क्या होने वाली है 9, दैट विल बी द डिग्री। और फ्रैक्शंस रिमूव करने के बाद भी डिग्री आपके पास 9 बनने वाली है। 18 नहीं करना है बस अपने को, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। लोएस्ट इंटीग्रल पावर हमको निकालनी है जहां पे फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे, दैट विल बी द डिग्री। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आपको बताना है
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 इक्वल टू 1। डिग्री क्या होगी यहां पे, डिग्री कौन कौन बताएगा मुझे? कोमल, डिग्री क्या होगी इसमें, बोलिए। यहां पे ओके, और कोई? सुल्ताना, डिग्री क्या होगी? 2। ओके, या हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा पहले, 1 माइनस y पावर 1/2 क्यों then taking स्केयर क्यों लेना पड़ेगा? सर वो 1/2 को रिमूव अच्छा ओके। हाँ भूपेश, क्या होगी डिग्री? टू ही होनी चाहिए। यहां पे लिखा मैंने कि डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री होने चाहिए, नहीं, मैंने केवल कितना लिखा कि जहां पे भी डेरिवेटिव्स की बात होगी दे शुड बी फ्रैक्शंस फ्री। जहां पे डेरिवेटिव्स की बात आती है, एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न, वो पावर आपके पास फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। बाकी चाहे एक्स रूट अंडर रूट आए, चाहे वाई की पावर 1/3 आए, इनसे कोई मतलब है क्या अपने को? हमने लिखा एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न, जहां पे डेरिवेटिव्स की बात है वो फ्रैक्शंस फ्री होने चाहिए। जहां पे डेरिवेटिव्स की बात है वो फ्रैक्शंस फ्री होने चाहिए, बाकी की तो बात की नहीं हमने। की क्या? अगर हमारे पास ये इक्वेशन है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई 1/2, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/5, इनको फ्रैक्शन से फ्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है, इनका तो फ्रैक्शन से फ्री करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जहां तक डेरिवेटिव्स की बात है, डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल की तरह दिखाई देना चाहिए। डेरिवेटिव में पोलिनोमियल की तरह है, डिग्री विल बी 1, डिग्री क्या हो जाएगी यहां पे 1 हो जाएगी। बाकी की नहीं मतलब है अपने को केवल मतलब है किससे? डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव में मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पे, फॉर डिग्री द डिफरेंशियल इक्वेशन should be like a polynomial in derivatives में पोलिनोमियल की तरह होनी चाहिए, बस, बाकी की कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो यहां पे कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, डिग्री क्या हो जाएगी यहां पे 1। क्लियर है? अगर यहाँ पर सर dy पर dx प्लस sin y इक्वल टू 1 इस टाइप का होता, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, अब आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, डिग्री क्या होगी इसमें सुनील? चलिए, डिग्री हो जाएगी यहां पे 1, क्योंकि अपने को देखना केवल डेरिवेटिव में फिर से पोलिनोमियल है, डिग्री विल बी 1, फिर से 1 हो जाएगी यहां पे। क्योंकि बाबू मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी लाइक ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। क्या होनी चाहिए? पोलिनोमियल की तरह होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये एक चीज जाननी है आपसे, एक मैंने ये पोलिनोमियल बनाई है a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में एंड an x टू द पावर n, और एक मैंने ये बनाया b0 प्लस में b1x प्लस में b2x स्क्वायर एंड सो ऑन। बताइए ये कितनी डिग्री की पोलिनोमियल? n। ओके, अप टू n कहने की आदत डाल लीजिए आप, ठीक है, n नहीं, अप टू n, डिग्री एटमोस्ट n, क्योंकि an नॉन जीरो विल डिसाइड डिग्री। ठीक है, an अगर नॉन जीरो है तो डिग्री n, और an के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है देन इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट n।
ठीक है, इसकी डिग्री अरे आगे डॉट 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 करके लिखा मैंने, कितने डिग्री पोलोनोमियल है ये? इन्फानाइट, भूपेश बोल रहा है। अच्छा, तो इन्फानाइट जब बोला है आपने भूपेश, इन्फानाइट जब बोल ही दिया, तो मुझे पहले ये बताइए ये पोलोनोमियल है भी या नहीं? भाई डिग्री तो आपने पोलोनोमियल की इन्फानाइट बता दी, मैं ये जानना चाह रहा हूं ये पोलोनोमियल है भी या नहीं? इट इज ए सीरीज, ठीक है, क्या ये एक सीरीज है कि नहीं? इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास। अगर आप फार्मूले की तरह लिखना चाहें, देन दिस इज बी आई एंड एक्स आई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दिस इज लाइक ए सीरीज, इसकी तरह है। जब भी पोलोनोमियल की बात होती है, पोलोनोमियल होती है इस तरह से आपके पास, वेयर दिस इज फाइनाइट, आई रनिंग फ्रॉम 0 टू n, फाइनाइट होने चाहिए। जैसे कि मैंने कर्नल के बारे में बताया था, किसके केस में? सेपरेटेड कर्नल के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि एक्स और टी के फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ भी लिख दें आप, नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन इज सेपरेबल। वैसे ही यहां पे है, इट इज ए पोलोनोमियल, ठीक है। और हमने क्या कहा कि डिग्री डिस्कशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पोलोनोमियल की तरह होनी चाहिए। क्या ये है? क्या इसको लिख पाएंगे क्या? अगर इसको लिखना चाहें, चलो आप डिग्री का डिस्कशन करना भी चाहें, डिग्री पहले तो मैं लिख दूं नॉट डिफाइंड, डिग्री लिख देता हूं मैं नॉट डिफाइंड, और यहां पे लिख रहा हूं कि साइन dy बाई डी एक्स को अगर लिखना चाहें आप, तो ये तो एक्सपेंशन हो गई, dy बाई डी एक्स माइनस में dy बाई डी एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में dy बाई डी एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर क्या है बता सकते हैं? नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए एक एग्जांपल और लूंगा इसी बात पे मैं, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में साइन डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे डिग्री क्या होगी बोलिए? फिर से नॉट डिफाइंड। भाई डेरिवेटिव आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं है, अब कोई चक्कर नहीं रहा ये कि आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, वो तो है ही नहीं, मतलब उसकी इंटीग्रल पावर 1 है। डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल की तरह दिखाई देना चाहिए, बात खत्म, ठीक है, हो गया। यहां पे अभी तो रहता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स y, यहां पे डिग्री बोलो। अब यहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? y पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? साइन इनवर्स y है, तो क्या y फ्री है क्या? बोलिए, आपके पास लिखा हुआ साइन इनवर्स y, क्या y फ्री है? बोलो। y की वैल्यू आप जानते हैं, साइन इनवर्स डिफाइन है हमेशा केवल किस पे? साइन इनवर्स केवल और केवल किस पे डिफाइंड है? -1 से +1 तक। अरे यही होती है ना डोमेन, यही होती है साइन इनवर्स की डोमेन, होती है कि नहीं? ये होती है डोमेन। तो y -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और यहां पे जब लिखा आपने, जब इस तरह से लिखेंगे, y पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? dy बाई, तो इसकी वैल्यू जो हो सकती थी, अब जो है, पहले यहां पे डोमेन जो थी इसकी -1 से 1 है। जब आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो मैं बस ये जानना चाहता हूं, ये आप बात ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास -1 से 1 ही आएगी, कोई ऐसी तो प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे इसको इस तरह से लिखना, ठीक है, फिलहाल यहां पे मैं नहीं समझता कि सही है इस तरह से लिखना। अभी जब डोमेन और उसकी बात नहीं होती, तब तक ये है नहीं आपके पास, दोनों को लिखना सही नहीं है, आई थिंक अभी ठीक नहीं है। हाँ जी,
1 ऑन 2, हाँ डोमेन की बात करें ना, ठीक है, जब डोमेन की बात करेंगे, डोमेन वगैरह की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बगैर उसके डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी डिस्कस करना सही नहीं है, उसके लिए फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी है और उसके लिए डोमेन वगैरह मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बिना इस तरह से लिखना मैं नहीं समझता सही, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, बात खत्म हुई अपनी। ये है आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री की बात। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे? लीनियरिटी की मैंने बात बताई थी आपको पहले भी। लीनियरिटी हम देखते हैं जब भी मैं लीनियरिटी की बात करूंगा, चाहे मैं इंटीग्रल इक्वेशन में बात करूं, चाहे मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, चाहे किसी भी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करूंगा, लीनियरिटी का डिस्कशन मैं करूंगा केवल और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल में। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर वहां पे उसके सभी डिपेंडेंट वेरिएबल और सभी डेरिवेटिव्स डिग्री 1 में हो, सबकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, और एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में ना आए। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन आप लेके चल रहे हैं, यानी कि आप, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड है, ठीक है। डिग्री के केस में आपको जो फ्रैक्शंस फ्री करने होते हैं वो केवल डेरिवेटिव्स की बात होती है, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रैक्शंस के अंदर अगर आ भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव्स, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। यानी कि शुड बी लाइक ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की तरह दिखाई दें आपको, ठीक है, पोलिनोमियल की तरह दिखाई देंगे फिर भी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि पोलिनोमियल ही लें आप या वैसे लें, जनरली वैसे ही दिखाई देंगे आपको। तो फिलहाल ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation, a differential equation in which is called, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, is called linear differential equation, is called linear differential equation if first case dependent variable and its derivative and its derivatives have degree 1, सबकी डिग्री 1 होगी, and there is no product of dependent variables and their derivatives, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स की कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं रहेगी आपके पास। दैट इज किस तरह की होनी चाहिए आपके पास? अगर मैं केवल सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूं, केवल किसकी बात करता हूं? सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं, तो वो किस तरह की दिखाई देगी? ए सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर if it is like, किसकी तरह दिखाई दे? आपके पास एक पोलिनोमियल की तरह दिखाई दे, a0x dny by dxn, a1x dn minus 1 y अपॉन में dxn minus 1 and so on an minus 1 x y प्लस में an(x) इक्वल टू 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे रही है, देन दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप केवल इसमें एक वेरिएबल में देख रहे हैं, आपके पास एक ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी तरह दिखाई देगी। यानी कि सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिखाई देगी वो इस तरह की दिखाई देगी जो लीनियर है आपके पास। जैसे कि एग्जांपल लें, एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? d² y by dx² प्लस y इक्वल टू 0। ये आपके पास ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, और आपके पास क्या है? लीनियर है। आपके पास क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
क्या आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियरिटी कंडीशन क्या थी वो मैं बता चुका कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है आपके पास तो वो लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस तरह से दिखाई देगी। जैसे कि ये है यहां पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको हम देखना चाहें एल ऑफ वाई क्या है आपके पास, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है केवल उन्हीं टर्म को उठाएंगे, केवल ये टर्म यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये है आपके पास। अगर चेक करना है मुझे ये लीनियर है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, एल को रिप्लेस करते हैं अल्फा वाई वन प्लस में ये वाई को रिप्लेस करते हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई की जगह ये रखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अल्फा वाई वन प्लस में बीटा वाई टू, ये हो गया अल्फा वाई वन प्लस में बीटा वाई टू। और आगे लिख सकते हैं इसको अल्फा कॉमन डी स्क्वायर वाई वन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहां से भी अल्फा कॉमन वाई वन प्लस में बीटा डी स्क्वायर वाई टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई टू। हम डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग पे लिया जा सकता है, इस पे अलग से अल्फा कांस्टेंट है बाहर, वाई वन का डबल डेरिवेटिव, बीटा बाहर, वाई टू का डबल डेरिवेटिव, अल्फा वाई वन प्लस में बीटा वाई टू। इन दोनों टर्मों से अल्फा कॉमन लेने बाद डी स्क्वायर वाई वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन, और यहां से इन दोनों टर्म से बीटा कॉमन लेने बाद ये बच जाएगा। ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज एल वाई वन, एल आपके पास ये था, केवल वाई की जगह वाई वन रखेंगे यही हो जाएगा, एंड दिस इज बीटा एल वाई टू। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। ये आपके पास कंडीशन होती है लीनियरिटी। जब आपको लीनियरिटी चेक करनी है तो हम केवल वो टर्म उठाएंगे इक्वेशन में से जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, उसको एल वाई नाम देंगे, और फिर हम चेक कर लेंगे कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहचान क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव डिग्री वन में होंगे, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं होंगे। दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हम बात करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज लीनियर और नॉट, ये लीनियर है क्या, दिस इज नॉन लीनियर, क्योंकि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 है, दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। अच्छा डिग्री 1 है कि नहीं है इसकी, डिग्री 1 है। अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या रहेगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव डिग्री 1 में होते हैं, सबकी डिग्री 1 होती है। देन डिग्री ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज 1, डिग्री ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज 1। लेकिन क्या रिवर्स भी सही है क्या, कि अगर डिग्री 1 है आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या जरूरी है क्या वो लीनियर होगी, जरूरी नहीं, क्योंकि लीनियरिटी आपके पास वो कहती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, और डिग्री 1 कहती है केवल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो। तो दोनों में डिफरेंस तो है आपके पास। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नोट करके, एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, every linear differential equation has degree 1, but every differential equation of degree 1 need not be linear, जरूरी नहीं लीनियर हो। ये जैसे कि डिग्री 1 है बट इट इज नॉन लीनियर, ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है। बात करता हूं मैं आगे चल के इसमें फैमिली ऑफ इक्वेशंस की, फैमिली ऑफ इक्वेशंस की। ये हो गया फैमिली ऑफ इक्वेशंस या फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या है आपके पास, मान लिया कि एक कर्व ली है आपने जहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने ले लिए,
जैसे कि आपने पूरी अच्छा फैमिली का बेसिक मीनिंग मालूम ही है, क्या होती है बोलो। अप्लाइड में हम फैमिली का मतलब समझते हैं कि कर्व है आपके पास, कुछ कर्व है जो एक स्पेसिफिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, उनको आपने कलेक्ट करके एक उसमें रख लिया, एक सेट बना लिया, एक सेट बना लिया। जैसे कि आपने कहा कि आपने उन सभी पैराबोलाज को कलेक्ट कर लिया जिनका वर्टेक्स कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, जिनका वर्टेक्स क्या है, एक्स एक्सिस पे। ये आपके पास एक फैमिली होगी, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोलाज, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोलाज वो जो वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो जो वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जिनका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इनका वर्टेक्स जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इन सभी पैराबोलाज की y इक्वल टू 4ax माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया, ये पैराबोला की इक्वेशन। बोलिए, ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज की हम बात कर रहे हैं तो यही होगी ना, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है देन इट इज लाइक ए 4ax स्क्वायर, इस तरह से दिखाई देगी आपके पास। या फिर 4a को मैं हटा देता हूं या रहने देता हूं, हटा देता हूं, छोड़ दीजिए इसको, इस तरह से ही लिखिए। ये इधर आ जाता 4a, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 4a बनता है 2, बस मैं एक सिंपल वो ले लेता हूं, फैमिली तो रिप्रेजेंट करनी है ना मुझे, ठीक है, फैमिली तो रिप्रेजेंट करनी है, कर दी मैंने, ठीक है, ये ले ली मैंने। अब ये जो फैमिली है इसमें जितने भी पैराबोलाज हैं सबका वर्टेक्स कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, सबका वर्टेक्स कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। सी की वैल्यू 0 रखिए, ये वाला पैराबोला हो गया। अगर सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पैराबोला हो गया। सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास ये वाला, ये 0 हो गया, ये 1, ये वाला पैराबोला हो गया। सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला पैराबोला हो गया, समझ रहे हैं बात मेरी। सी की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वाला पैराबोला हो गया, -1 रखेंगे तो इधर ले लीजिए आप कुछ। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे सी क्या है, आर्बिट्रेरी है। सी क्या है आपके पास, आर्बिट्रेरी है। कितने आर्बिट्रेरी है यहां पे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ रिलेशंस या कर्व, दिस इज द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। यहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। इसमें आपके पास एक पैरामीटर है ये सी, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी कर्व को डिसाइड करते चले जाएंगे। तो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, समझ रहे हैं। इसी तरह से मैं जब n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की बात करूंगा वो इस तरह से हो जाएगी। मान लिया कि एक ही डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y इज ए फंक्शन ऑफ x, देन रिलेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x y c1 c2 c3 एंड सो cn इक्वल टू 0। इस तरह का रिलेशन आपने ले लिया। यहां पे इसको आप ले सकते थे f ऑफ x y c, वो क्या हो जाता, y माइनस में x माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह का। दिस इज द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व एंड दिस इज द n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, इसको बोलते हैं हम n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। तो जब आपके पास n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है तो उसका भी सॉल्यूशन लाई करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो यहां पे अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं तो वी हैव टू एलिमिनेट वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है वन ऑर्डर की। इफ वी हैव एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है एन ऑर्डर की। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे आगे, उससे पहले हम फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर लेते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, n parameter family of curves is a set of relation of the form
f of x, y, c1, c2, c3 and so on cn equal to 0. A n parameter family of curve is a set या is a relation of the form this. इसको बोलते हैं हम n पैरामीटर फैमिली। अगर इनका सेट बना ले c1, c2, c3, cn, इनकी बात करते हैं, ठीक है, ये जहां पे आर्बिट्ररी वेरिएबल की फॉर्म में, दिस इज द n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व वेयर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, वेयर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, f के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है? f के लिए x, y, c1, c2, cn, ये सब के सब किसका काम कर रहे हैं? वेरिएबल का काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे हैं। f की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग डिसाइड करे होगी। वेयर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x, y, c1, c2, c3 एंड सो ऑन cn। इनका क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड जो CIs है आपके पास, ये c1, c2, c3, ठीक है, ये अगर आपने कोई इंटरवल लिया है तो इंटरवल के ऊपर वेरी करेंगे। मान लिया कि आपने ए बी इंटरवल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, देन c1, c2, c3, cn विल वेरी आवर इंटरवल ए बी, वेयर इट एंड each CIs varies, where each CIs varies our या ranges our in interval of real values। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी तो आप आर की बात करें, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि उस इस तरह की कोई इंटरवल पे बात कर रखी है, ठीक है, कि इस इंटरवल में आप सॉल्यूशन निकालिए, तो इस इंटरवल से आना स्टार्ट कर देगा। वेरीज आवर एन इंटरवल ऑफ रियल वैल्यूज। जैसे कि हम बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी, आपको देखो दो चीजें मैं बिल्कुल अलग अलग करके चलता हूं। वो ये कि एक फ्री वेरिएबल और एक आर्बिट्ररी वेरिएबल, दोनों हमारी नजर में अलग अलग हमें। एक फ्री वेरिएबल है आपके पास जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और एक है आर्बिट्ररी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैंने जो लिखा है CIs वेरीज ओवर एन इंटरवल ऑफ रियल वैल्यूज, इसको लिखने के पीछे क्या है ऑब्जेक्टिव। मान लिया कि आपने दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल, जो सबका सेंटर सेम है, ओरिजिन पे। कितने पैरामीटर है यहां पे? एक पैरामीटर है। C क्या फ्री वेरिएबल है? बोलिए, क्या C नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। तो ये बोले या ना बोले, लेकिन अंडरस्टूड है कि C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। यहां पे C नेगेटिव तो नहीं हो सकता, C नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो क्या फ्री वेरिएबल है? क्या फ्री वेरिएबल है? नहीं है, फ्री वेरिएबल नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो वैल्यू ले पाएंगे, वैल्यू जाएंगी आपके पास। C वेरीज ओवर एन इंटरवल ऑफ रियल वैल्यूज, और वो इंटरवल क्या होगा यहां पे? वो इंटरवल होगा आपके पास 0 to infinity, ठीक है। अब इसने बोला भी नहीं हमको, लेकिन हमको एक चीज मालूम भी हो गई कि C जो है R से नहीं आ सकता पूरे, उसको 0 से इन्फिनिटी पे आना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास। अगर ये R से कोई भी नंबर आ जाए, फ्री है, कुछ भी नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे कि एक आप सिंपल एग्जांपल से समझिए इसको, बात को। एक फ्री वेरिएबल और एक आपके पास आर्बिट्ररी, दोनों के अंदर आर्बिट्ररी मतलब पूरे इंटरवल से कुछ भी आ सकता है, लेकिन वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि एक इंटरवल के अंदर से आना चाहिए। और फ्री का मतलब कहां से भी आए, पूरे जो आपके पास सेट लिया, मतलब आपने जिसमें काम कर रहे हैं, आप रियल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो R से, जब आप कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं तो C से, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो फिर फॉर एग्जांपल एक बात समझिए कि एग्जांपल के थ्रू, कि मान लिया कि एक बच्चा है, जिद करके बैठा है कि चॉकलेट खानी है, और मम्मी बोल रही है कि आप ले 10 रुपए ले, कुछ भी खा लेकिन चॉकलेट मत खा, ठीक है। अभी बच्चा जिद पे अड़ा है कि चॉकलेट खानी है, और मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, दांत खराब हो जाएंगे, भाई कुछ भी चीज खा लेकिन चॉकलेट नहीं खानी है, ये ले 10 रुपए और कुछ भी खा गया। अब बच्चे की कंडीशन क्या होगी? वो फ्री है क्या? बोलो,
भाई करनी नेट की प्रिपरेशन है और बोल दे जाके ठीक है क्रिकेट खेलना सीखो या कुछ और, फ्री कहाँ है। ठीक है, बच्चे की अवस्था यही है कि बच्चा तो जिद्दी है, खाएगा तो चॉकलेट, अदरवाइज कुछ नहीं खाएगा। 10 रुपए का कोई बेनिफिट नहीं है उसके लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा के मम्मी ने उनको कर दिया फ्री की कुछ भी खा, लेकिन आर्बिट्रेरी बहुत सारी क्वांटिटी है जो खाई जा सकती है, जो वो ले सकता है 10 रुपीज के अंदर जो है आपके पास। तो आर्बिट्रेरी और फ्री के बीच का इतना सा डिफरेंस है। समझ रहे हैं बात मेरी, समझ पा रहे हैं? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी एंड फ्री वेरिएबल। हल्का सा डिफरेंस है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आर्बिट्रेरी और फ्री एक ही बात है। ठीक है, और ऐसा ये नहीं है कि आप बुक में ढूंढने लगो, ठीक है, कल को आगे हमको गलत साबित करो। ठीक है, ये सारा परसेप्शन अपना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से ही लिख के चलूंगा अभी। समझिए बात मेरी। फ्री वेरिएबल मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और आर्बिट्रेरी मतलब अपनी नजर में, ठीक है, वो उस पे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं लाइक दैट। यहां पे अंडरस्टूड है कि c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो यहां पे एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। दिस इज द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, यह हमने सेट बनाया है, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज वन पैरामीटर फैमिली, इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स या सर्कल्स। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व्स है। मान लिया कि ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ c1 c2, ये इस तरह से लिख दिया आपने, c1 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर प्लस में 5c1 c2 प्लस में 4, इस तरह से रिलेशन है। और मैं कहूं एलिमिनेट c1 c2 फ्रॉम f से एलिमिनेट कीजिए, तो क्या जानना पड़ेगा अपने को? c1 और c2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो c1 और c2 की वैल्यू मालूम करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए आपको। एक इक्वेशन चाहिए c1 और c2 में, मान लिया कि ये होगी a11 c1 प्लस में a12 c2 इक्वल टू समथिंग b1, एंड दिस इज a21 c1 प्लस में a22 c2 इक्वल टू b2। ये दोनों इक्वेशन अगर li है तो इन दोनों इक्वेशन से c1 और c2 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट की जा सकती है कि नहीं? अगर हमको बोले कि इस कर्व में से या इस इक्वेशन में से आप c1 और c2 जो आर्बिट्रेरी हैं या जो भी हैं उनको एलिमिनेट करना है, और c1 c2 में रिलेशन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू जानने के लिए आपको c1 c2 की एग्जैक्टली वैल्यू जानने के लिए आपको दो li कंडीशन चाहिए। दो li कंडीशन ये हो गई, मान लिया कि इक्वेशन है, यहां से c1 c2 की वैल्यू निकालने के बाद यहां पे रख दी जाए तो यहां से हो गए एलिमिनेट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व है, जहां पे c1 c2 c3 cn, आपके पास ये क्या है, n पैरामीटर्स हैं जो इसको डिसाइड कर रहे हैं फैमिली ऑफ इक्वेशंस को। तो मुझे अगर इनकी वैल्यू मिल जाए कहीं से तो मैं इनको एलिमिनेट कर सकता हूं। तो आर्बिट्रेरी को कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, ठीक है, किसी भी इक्वेशन से विल गिव यू, आपको क्या मिलेगी वहां से? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि एक ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी तक। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लें हम? कंसीडर करेंगे फैमिली ऑफ n पैरामीटर फैमिली ऑफ रिलेशन जो है आपके पास। कंसीडर n पैरामीटर फैमिली f of x, y, c1, c2, c3 एंड so on cn इक्वल टू 0। ये हमने n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व मानी है, वेयर c1 c2 cn आर पैरामीटर,
ठीक है, या पैरामीटर बोलिए या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलिए, ठीक है, वेयर C1 C2 C3 एंड so on Cn आर n पैरामीटर्स, या बोलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ठीक है, ये बात फिर से ध्यान में रखिएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो पुट कर दे, नहीं, दोनों को अलग अलग रख रहा हूं मैं, फ्री वेरिएबल और आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी है तो मतलब यहाँ पे अगर C आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि C को नेगेटिव रखा जाएगा, C विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अंडरस्टूड है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब मेरा उसी से है केवल कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन वो होल्ड कर ही नहीं सकता, वो कुछ कंडीशन, तो वो आप इग्नोर करके आप उससे आगे बढ़िए, ठीक है, जैसा भी है। तो इस इक्वेशन में n आर्बिट्रेरी है, आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 C2 Cn, इनको एलिमिनेट करना है मुझे। एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूं। एक्चुअल में प्रोसीजर है क्या, मैंने कहा कि अगर आपको n अननोन को एलिमिनेट करना है तो उनमें n li इक्वेशन तो मालूम हो भाई। अगर आपको किसी इक्वेशन से, यहां पे मैंने एक इक्वेशन ली थी, जैसे यहां पे C1 और C2 में ये रिलेशन लिया था, C1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर प्लस में 5C1 C2 प्लस में 6 इक्वल टू 0, इस तरह का लिया था। तो अगर मुझे यहां से एलिमिनेट करना C1 C2 को, तो C1 C2 में कम से कम दो रिलेशन तो हो, दो li रिलेशन तो हो, जहां से C1 C2 की वैल्यू निकल जाए और बैक वैल्यू यहां पे पुट करके एलिमिनेट कर पाए। तो हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ा है कि n अननोन को जानने के लिए n li इक्वेशंस होनी चाहिए। उन n li इक्वेशन से n अननोन को जान लेंगे, यानी कि C1 C2 Cn को जान लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे, बस ये है। और वो n li इक्वेशन मिलेगी कैसे, कि इसका हम डेरिवेटिव करते चले जाएंगे, इसका n टाइम डेरिवेटिव कर दें एग्जैक्टली, तो वो जो n इक्वेशन मिलेगी वो अपने आप में li होती है। y1 या y का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, इनकी जब बात करते हैं ये अपने आप में li होते हैं, समझ रहे हैं, अपने आप में li होते हैं। जब इनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की, अपने आप में li होते हैं। डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं 1 को। n अननोन को एलिमिनेट करने के लिए n li इक्वेशन चाहिए, तो n टाइम डिफरेंशिएट करता हूं इसको, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूं मैं। जैसे ही आप कोई भी रिलेशन देखिए, x y C1 C2 इनमें कोई भी रिलेशन है अगर, तो मान लिया कि ये हो गया, इस तरह से हो गया, मान लिया कि C1 और C2 में ही। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि f' की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर निकालने वाला हूं मैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x एज इट इज y का y' प्लस में y एज इट इज x का 1 प्लस में C1 प्लस में C2y प्लस में C2x y' होगा कि नहीं। ये जो नया रिलेशन आएगा, ये किस किस में रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है x में, y में, y के डेरिवेटिव में, C1 में और C2 में। इसको रिलेशन में phi1 नाम दे देता हूं, x y y' C1 एंड C2। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट ए रिलेशन लाइक दैट। इसकी तरह हमको मिलेगा x y y' C1 C2, और ये क्योंकि 0 था तो ये हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट phi1 x y y' C1 C2 C3 एंड so on Cn इक्वल टू 0। बोलिए, कोई ऐतराज। ठीक है, मिलेगा, इस तरह का रिलेशन मिलेगा हमको। अगेन डिफरेंशिएट 1 या फिर 2 की बात करिए, 2 को हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, इसका एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव की बात आ जाएगी। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट 2 करिए आप, ठीक है, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, हमको क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। मान लिया कि ये phi2 है,
एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश C1 C2 C3 एंड सो Cn। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया ये रिलेशन, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया ये रिलेशन, आप इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते सिमिलरली इसको बोलते हैं सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर कहिए या और टेक सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक, सिमिलरली डिफरेंशिएट या with respect to x n times, या taking nth derivative, या taking nth derivative of 1 का nth डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव जब लेंगे आप इसी तरह से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास फाई एन एक्स वाई वाई डैश आ चुका होगा, वाई डबल डैश आ चुका होगा एंड सो ऑन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर चुके होंगे आप, जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की बात हो रही है, तो ये C1 C2 C3 एंड सो Cn इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन n+1। ये इक्वेशन हो जाएगी n+1। इक्वेशन 2 3 एंड सो ऑन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की तो इक्वेशन 3, और जब nth की बात करूंगा तो इक्वेशन n+1 मैं नाम दे देता हूं। अब यहां पे कितनी इक्वेशन हुई है आपके पास, इक्वेशन 2 3 और n+1, दीज आर एग्जैक्टली n इक्वेशन। n इक्वेशन है, n ही अननोन है, ये सारी की सारी इक्वेशन क्या है, Li है, सारी इक्वेशन क्या है हमारे पास Li है। तो हमने कहा था आपके पास n अननोन को जानने के लिए n Li इक्वेशन चाहिए, तो मैं 2 3 और ये n+1 से हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 Cn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां पे पुट करके एलिमिनेट करेंगे, यानी कि यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको आप स्टार्ट करिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 C2 C3 एंड so on Cn from system of equations are and put in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, we get required डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां से C1 C2 Cn की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कहिए, और मैं सारी इक्वेशन का यूज करके टोटल इक्वेशन कितनी n+1 है एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट, एक ही बात है कि यहां से C1 C2 C3 Cn की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करिए, यानी कि एलिमिनेट ही तो किया है। या फिर एक साथ लिख दीजिए इसको, एलिमिनेट C1 C2 C3 एंड so on Cn, इनको एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम यूजिंग दीज n+1 equations, we get required ordinary differential equation। रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, फैमिली ऑफ पैराबोलाज वर्टेक्स एट एक्स एक्सिस ले लेता हूं मैं। एग्जांपल एफ ऑफ टेक फैमिली ऑफ पैराबोलाज with vertices at x axis, that is y equal to x minus c square। इस तरह का ले लिया मैंने। मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे c को एलिमिनेट करना है। c को एलिमिनेट, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, y माइनस में x माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर मैं इसका डेरिवेटिव करूं और वहां से c की वैल्यू को एलिमिनेट कर लूं। आपको जैसा सही लगे वैसा कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दिस इज y डैश, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा y डैश इक्वल टू 2x माइनस c। आपको क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। अगर स्केयर कर दूं मैं दोनों साइड, दिस इंप्लाइज स्केयर
ये आपकी मर्जी है, अब ये आप कैसे करेंगे, या तो सी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, या सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सी की वैल्यू ना निकाल के एक्स माइनस सी की वैल्यू सीधा सीधा मालूम हो रही है, यहाँ पे है और इसकी जगह वाई पुट कर देंगे, बस इतना। स्केयर कर दिया दोनों साइड, वाई डैश स्केयर इक्वल टू 4x माइनस सी स्केयर, और x माइनस सी स्केयर जो है हमारे पास ये है वाई डैश स्केयर इक्वल टू 4 और ये y के इक्वल है। हो गया एलिमिनेट। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास हमने कर दिया एलिमिनेट। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लीजिएगा एक बार। तो आज के लिए इतना ही है, इससे आगे हम कल देखेंगे कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, वो हम कल देखेंगे।